हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। जैसे कि आपको पता ही है, हम CGL 2021 के सभी क्वेश्चंस देख रहे थे और आज हम 20 अगस्त 2021 की शिफ्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की सभी शिफ्ट हम देख चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और PDF के लिए और अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, किसी कारखाने में 60 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 29,900 रुपये है। यदि 2 अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी का 90,000 रुपये मिलता है और 8 सुपरवाइजर को औसत वेतन 65,000 रुपये है, तो शेष कर्मचारी का औसत वेतन पूछा है, तो निकाल लेंगे। तो हमारे पास टोटल वेतन कितना हो जाएगा, 60 कर्मचारियों का 29,900 के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। प्लस अब इसमें से हम रिमेनिंग हटा दें सारा, तो 2 अधिकारियों को कितना मिल रहा है आपको, 90,000, ठीक है, यही मिल रहा है। और 8 सुपरवाइजर को कितना मिल रहा है आपको, 65,000, तो 65,000, ठीक है। इतना ही वेतन बचेगा और ये किस में बट रहा है, रिमेनिंग जितने भी आपके कर्मचारी बचे, तो 60 में से 8 तो ये हो गए और 2 आपके अधिकारी हो गए, तो कितने बचे, 50 अधिकारी। यही आपका कर्मचारियों का औसत वेतन बन जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे। तो हम कैलकुलेशन ईजी करने के लिए यहाँ पे डिजिट सम का यूज़ कर सकते हैं। तो डिजिट सम देखेंगे तो इसका डिजिट सम तो कितना हो जाएगा, 9 तो हट जाएगा और 6 दूनी 12, तो इसका डिजिट सम आ गया आपका 3। और इसका डिजिट सम कितना हो गया आपका, इसका 9 है तो पूरा 9, और ये 6 5 11 2 8 दूनी 16 और 7 और नीचे 5 है ही, तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। 1 2 इसका भी डिजिट सम 3 ही होता है, तो -7/5, तो कितना हो गया, 5/5। यानी आपका डिजिट सम कितना आना चाहिए, 1। देख लेते हैं किस किस का है, 2 2 4 6 10 8, इसका तो 9 है, तो ये तो नहीं है आपका आंसर। इसका भी कितना है, 8 और 9 और 2, इसका डिजिट सम 2, ये भी नहीं होगा। इसका 8 और 1 9 10, इसका डिजिट सम आपका 1 हो रहा है। और इसका 8 2 10, इसका भी डिजिट सम 1 हो रहा है। यहाँ तो आंसर अब आपका 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो अब हम देखें तो औसत मासिक वेतन आपका 29,900 है, ठीक है। और यहाँ पे इनका ऑलरेडी 90,000 बहुत ज़्यादा है और इनका भी 65,000 बहुत ज़्यादा है, तो आंसर जो होगा 29,000 से काफ़ी कम आएगा। इतना आसपास तो आंसर हो ही नहीं सकता। अगर शेष कर्मचारियों को एवरेज इसके अकॉर्डिंग लाना है और ये 90,000 और 65,000 पहले ही ला चुके हैं, तो इतना आसपास तो आंसर होगा नहीं। तो आपका एक आंसर बचता है रेंज से 21,880। बाकी आप कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। A और B की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि A की आय B के व्यय के बराबर है तो A और B की बचत का अनुपात पूछा है आपसे। तो देख लेते हैं इनकी मासिक आय कितनी है, 4:5 में है, ठीक है। और इनका मासिक व्यय 3:8 में है। अब इसने कहा है A की आय B के व्यय के बराबर है, तो मतलब गुणा 2 कर लें इसको, तो इसको गुणा 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8:10, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये इनकी इनकम हो गई, तो इनका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, यहाँ सेविंग्स कितनी हो जाएगी, 8 - 3 5 और 10 - 8 2, 5:2 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यह कह रहा है किसी गांव के वर्तमान जनसंख्या 5,280 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 25% की वृद्धि हो जाए और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या आपकी 18,428 हो जाएगी। तो गांव में पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या बीच का अंतर पूछा है आपसे, तो देख लेते हैं। तो हमारी में अगर 25% की वृद्धि होती, यानी 25% को आप 1/4 लिख के कर सकते हो, तो 1/4 निकाल लें इसका, तो कितनी होती, 4 × 12 13 14 15, 4 8 32 और 4 दूनी 8, मतलब 3820 बढ़ जाते हैं आपके। और अगर महिलाओं में 15% की वृद्धि होती तो इसका 15% निकाल लें, तो इसका 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10% निकालोगे तो 15 28 और 5% निकालोगे तो ये आ गया आपका 7 6 और 4, यही होगा। दोनों को जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 की 2 कैंसिल, 6 3 9 7 5 12, यानी 22/92। यानी अगर महिलाओं की वृद्धि होती तो कितनी बनती, 22/92 इतनी वृद्धि होती, पुरुषों में इतनी। और टोटल वृद्धि हम देखें तो कितनी हो रही है आपकी, तो 18,428 में से 15,280 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 8। और यहाँ कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा आपका 4, अगेन 1 और फिर 3,
तो 3148 इतनी की वृद्धि हो रही है। डिफरेंस देख लेते हैं, एलिगेशन लगा लें। तो 3148 में से 2292 घटा लो, तो 2292 प्लस 8 होते तो 3000 होते हैं, और 148 और हैं, ठीक है। तो 148 और है तो कितना हो जाएगा आपका, मतलब 2292 में आप अगर 8 और जोड़ते तो कितना हो जाता, 2300 हो जाता। तो 700, 8 तो वो हो गया, और 148 और ये है, तो कितना हो गया, 8 8 16, तो 856 हो गया। तो ये तो बन गया आपका 856, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना हो गया, 10 में से 8 गया तो 2, और ये हो गया 7, और 8 में से 1 गया तो 6, 7 होता है तो 6 आएगा। तो ये आ गया आपका रेशियो, मतलब आपका जनसंख्या का अनुपात किस में होगा, इसी में होगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख ले, तो डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा आपका 4, और ये कितना हो गया 8 और 1, तो 184, ठीक है। और दोनों को ऐड करोगे तो वो आपका 1528 बनेगा। तो मतलब आपका आंसर कितना होगा 1840, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 1528, और है कितना 1528, और जीरो भी तो है आगे, तो जीरो। इसी तरह 184 है तो इसके आगे भी जीरो लग जाएगा, 1840, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 7.5 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय कर सकती है। वह धारा की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय कर सकती है। तो धारा की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है, यही पूछें। तो धारा की विपरीत दिशा में मतलब माइनस, तो 5 किलोमीटर तय कर रही है, और धारा की दिशा में हम प्लस मान लें तो 7.5 किलोमीटर तय कर रही है, ठीक है। और कितनी टाइम कितना है 45 मिनट, यही है। ऐसे ही ये धारा की दिशा में यानी प्लस वाली में 5 किलोमीटर तय कर रही है, और विपरीत यानी माइनस वाली में 2.5 किलोमीटर तय कर रही है। और कितना टाइम ले रही है, तो ये टाइम ले रही है आपका 25 मिनट, यही ले रही है। हमने क्या किया, हमने दोनों को ही बराबर कर लेना है, ठीक है। तो इसको भी धारा के विरुद्ध में बराबर करेंगे तो इससे 2 से गुणा करेंगे, तो मतलब 5, ये 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 50 मिनट, ठीक है, यही हुआ। अब आप यहाँ से देखेंगे कि धारा के विपरीत तो दोनों में बराबर चली है। अब धारा के साथ वाली में वो 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है, तो 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने में, तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने में उसको कितना समय लग रहा है, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यानी 2.5 किलोमीटर में 5 मिनट लग रहे होंगे, यही होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा कितने का है, धारा की दिशा में ही पूछे, धारा की दिशा में 6 किलोमीटर चलने में, धारा की दिशा में 2.5 किलोमीटर चलने में 5 मिनट लग रहे हैं, तो 6 किलोमीटर में कितने लगेंगे, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक के लिए ये कितना चलेगा 2 मिनट, तो 6 किलोमीटर के लिए गुणा 6 कर लेंगे तो 12 मिनट, यही आपका आंसर है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे होगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 15/6 गुणा 4, तो 15/6 गुणा 4 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 15 गुणा 4/6, ऐसे ही प्लस 9/18 गुणा 2 गुणा 3, यही लिखेंगे, और माइनस 4/8 गुणा 2, यही लिखेंगे। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका 10, और ये आ जाएगा आपका 3/4, और ये कितना आ जाएगा आपका 1, तो दिख रहा है 9 + 3/4 आएगा, तो 9 + 3/4 यानी 9 से ही 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ADCBE एक वृत्तीय है, यदि एंगल AEC बराबर 50 डिग्री, एंगल ABD बराबर 30 डिग्री, तो CBD का आपसे वैल्यू पूछा है। तो हम बना लेते हैं, ऐसे आपका कोई सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका कोई सर्किल है जिसमें आपके पॉइंट दे दिए A, ये एक पॉइंट दे रखा आपको D, ये पॉइंट दे दिया C, और ये पॉइंट दे दिया B, और एक पॉइंट दे दिया E, ऐसे ही दे रखा है। अब इसने कहा है एंगल AEC बराबर 50 डिग्री, तो एंगल AEC कौन सा हो गया, ये एंगल तो आपको दे दिया कितना 50 डिग्री, ठीक है। और एंगल ABD, ये वाला एंगल आपको दे दिया कितना डिग्री, ये एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री दे दिया, ठीक है।
अब आपसे पूछा कौन सा है, एंगल सी बी डी, एंगल सी बी और डी, ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया, ठीक है, निकाल लेंगे। तो देखते हैं हम सी बी डी निकालना है, तो अगर हम इस वाले को मिला लें तो यहाँ पे बना एंगल ए सी द्वारा परिधि पर बना कोण बराबर होगा, तो ये एंगल 50 है, तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा 50, ठीक है। अब इसमें से 30 वाला हटा लें तो ये वाला एंगल मिल जाएगा हमको सी बी डी, तो सी बी डी कितना हो जाएगा आपका 50 - 30, वो कितना है 20, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री, यही आपसे पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है ए और बी दो पाइप किसी खाली टैंक को क्रम से 10 घंटे और 16 घंटे में आपका भर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में 1 घंटे के लिए खोला जाता है और पहले पाइप बी को खोला जाता है तो खाली टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। तो देख लेते हैं, ये आपका टैंक पाइप ए है, ये पाइप बी है, ये इसको 10 घंटे में भर सकता है 16 घंटे में, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 × 5 = 80 और 10 × 8 = 80 और 16 × 5 = 80, ठीक है। यही आपका एलसीएम हो गया, तो यानी ये दोनों 13 भर सकते हैं टोटल 1 घंटे में। लेकिन ये कह रहा है 1 घंटे इसको चलाया और 1 घंटे इसको चलाया, मतलब पहले 1 घंटे में 8 बढ़ी, दूसरे पहले बी को चलाया ना, तो पहले 1 घंटे में 5 बढ़ी, दूसरे 1 घंटे में 8 बढ़ी, तो यानी 13 तो कितने घंटे में भर गई है 2 घंटे में, ठीक है। 80 के पास ले जाएं 13 को, 13 × 6 करेंगे तो 78 हो गया, तो 78 कितने घंटे में भरी इसने, गुणा 2 करोगे तो 12 घंटे में, ठीक है। और बचा कितना टैंक आपका 2, ठीक है, 2 बच गया, 80 में से 78 बढ़ दिया तो 2 बच गया। अब वो 2 कौन भरेगा, बी को खोलेंगे ना, तो बी को खोलेंगे तो 2/5 में भर देगा बी, 5 की एफिशिएंसी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 से 2/5, तो आपका आंसर क्या है 12 से 2/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कह रहा है 30,000 की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 से 2/3 वर्ष में भुगतान किया जाने वाला चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछा है। तो देख लेते हैं 15% और 2 से 2/% तो 15% की तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी 3/20, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 हो जाएगी। और तो ये पहले वर्ष तो कितना हो जाएगा 20 से 23, दूसरे वर्ष भी 20 से 23 हो जाएगा, ठीक है। और 2/3 वर्ष के लिए रेट क्या हो जाएगा 2/3 × 15 यानी 10%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, तो 10 से 11 गुणा कर लेंगे तो ये तो कितना आ जाएगा आपका 4000, ठीक है। और ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया, और ये अमाउंट कितना बन जाएगा 23 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 529, 529 × 11 करोगे तो 529 × 11, तो 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाया हमने, तो 5 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, 9 और 2 11, 1 5 2 7 और 1 8, तो कितना हो जाएगा 5 8, अच्छा ये 9 है ना, तो यहाँ पे 9 ही है, ठीक है। तो 5 8 1 9, डिफरेंस देख लें दोनों का कितना आया, तो डिफरेंस आया हमारे पास 1819, इसी की वैल्यू आपसे पूछिए, यही तो सीआई होगा आपका 1819 ही सीआई होगा। तो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है 4000 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30,000, ठीक है, निकाल लें। तो हमें 1 8 1 9 की वैल्यू निकालनी है और हमको दे रखा है 4000 की वैल्यू, वो कितनी है 4000 की वैल्यू दी है वो कितनी है 30,000, ये हो गई आपकी 30,000, ठीक है। काट लेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 × 27, तो गुणा करेंगे तो कितना आ गया, ये तो आ गया 9 × 27 के साथ क्या ऐसिल 2 3 2 5 8 18 36 38 54 54570 बट्टे में 4, यही आपका आंसर होगा। तो कर लें, तो ये तो कितना हो गया 13 चौक 52, तो आंसर 13 के फॉर्म में आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही बनेगा आपका आंसर, ठीक है। अब आंसर आ गया तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप सॉल्व करोगे तो कट जाएगा। तो 13 चौक 52 और कितना बचा 2 6 चौक 24 1 और कितना हो गया 6 चौक 24 25, तो 4 चौक 16 और 0.5, 4 दूनी 8 और 0.5, यही आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह फॉर्मूला अपन पहले भी देख सकते हैं, देख चुके हैं, AQ - BQ का वही क्वेश्चन है सेम, AQ - BQ A - B A² + B² + AB वही बनेगा, A - B से ही कट जाएगा और आपके पास इस फॉर्म में बनेगा आंसर। तो यानी क्या बनेगा आपके पास
ए स्क्वायर यानी 2√7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2√7 का स्क्वायर, तो 2√7 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा प्लस √2 y² √2y का स्क्वायर और प्लस ए भी बनेगा यानी 2√7x इंटू √2y यही बनेगा। तो देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये तो कितना हो जाएगा आपका 2 3 4 7 चौक 28 28 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 2√14। तो ये तो हो गया 2√14। अब हम कंपैरिजन कर लेंगे तो ए तो कितना आ जाएगा ये, बी कितना आ जाएगा ये और माइनस सी की वैल्यू ये, ठीक है रख लें यहाँ पे। तो ए प्लस बी तो कितना हो गया आपका 28 और 4 32 और माइनस माइनस प्लस प्लस 2√14 गुणा √14 यानी 14, तो कितना हो गया 32 प्लस 28, तो ये कितना आ गया आपका, तो 32 प्लस, तो ये तो कितना हो गया 50। अच्छा यहाँ पे √2 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 4 की जगह 2 आएगा, ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा 4 की जगह 2 आएगा, तो यानी बी की वैल्यू 2 होगी तो ये 30 हो जाएगा। तो 30 प्लस 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 58। तो आपका आंसर कितना होगा 58, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है cot थीटा बराबर 15/8, तो थीटा न्यून कोण है तो इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। तो हम जानते हैं 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, पर उससे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लें और नीचे से भी 2 कॉमन आएगा, तो जो भी 2 कॉमन आएगा वो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यही बचेगा, ठीक है। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर तो बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी tan स्क्वायर थीटा की, ठीक है tan स्क्वायर थीटा, मतलब आपको फाइनली tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉट थीटा की वैल्यू हमको पता है 15/8 है, तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, तो tan थीटा तो आपका कितना बन जाएगा आपका tan थीटा बराबर 8/15, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा 64/225, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह कह रहा है 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो केंद्रों के बीच की दूरी आपसे पूछिए। तो देख लेते हैं। ये कह रहा है ऐसे आपके 2 सर्किल बना रहा है, एक सर्किल और ये आपका दूसरा सर्किल है, ठीक है ये 2 सर्किल हैं। अब ये कह रहा है इनकी कोई उभयनिष्ठ जीवा है ये, जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है और इसकी रेडियस आपको दे दी मान लो 16 और इस वाले की रेडियस आपको दे रखी है 18। तो आपसे इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी पूछिए, मतलब ये दूरी पूरी पूछिए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जीवा पर डाला गया लंब बराबर भागों में बांटता है, तो ये पूरी लंबाई आपको 20 दे रखी है तो ये 10 10 में बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आपको इसको O मान लो, इसको X मान लो, इसको Y मान लो, ठीक है। तो यानी आपसे OY प्लस YX की वैल्यू पूछिए। तो दिख रहा है हमें यहाँ पे लंब है हमारे पास दोनों में, यानी आधा निकालना है, तो आंसर तो प्लस में ही आने वाला है, तो आंसर प्लस में आने वाला है, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि आंसर ही प्लस में निकालना है, तो ठीक है। और 2√39 इसमें भी है, 2√39 इसमें भी है, तो यानी एक वैल्यू तो एक ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें दोनों में से, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन से वाले निकाल रहे हैं हम। तो अगर इसमें देखें, ठीक है, इसमें देखिए तो कितना आ जाएगा ये OY, तो OY स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो कितना होता है ये 324 माइनस 100, तो 324 माइनस 100 यानी 224, तो OY कितना हो जाएगा √224, ठीक है। तो √224 कितना हो गया आपका, तो √224 हो गया आपका, तो 0 तो आ नहीं रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए तो 100 आना चाहिए था, ठीक है। इसी तरह 0 इसमें भी नहीं आने वाला, तो यानी 0 वाला फॉर्म तो कहीं बनेगा ही नहीं, तो यही आंसर होगा आपका। बाकी करके देख लो, तो इसमें से 16 कॉमन ले लो, ठीक
ठीक है। तो 16 गुणा 14 यही होता है आपका 224, तो यही आपका आंसर होगा, यानी 4√14, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसलिए कई बार ऑप्शन के थ्रू भी हमारे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन पे देख लेते हैं अपन। अब ये कह रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पूछिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कई बार ऑप्शन की वैल्यू, ऑप्शन से भी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू √3 में दिख रही है, ठीक है। तो √3 में वैल्यू कब आती है टेन थीटा की, या तो 60 पे आती है या 30 पे आती है, ठीक है। तो 1/√3 कब होता है, जब 30 होता है, और √3 क्या होता है 60 पे होता है। और एक चीज़ है 0 और 90 के बीच में, और बीच में प्लस का साइन है, तो आंसर माइनस वाले नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते आपके। और हम जानते हैं कि वैल्यू 30 और 60 के बीच में है, या तो 30 है या 60 है, और ना तो सेक थीटा 30 में 1 होता है, ना सेक थीटा 60 में 1 होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा है आपका, कौन सा, 2 + √3, और वो किस पे होता है सेक थीटा, और आपका वैल्यू सेक थीटा की वैल्यू 2 किस में आती है, सेक थीटा की वैल्यू आ जाती है आपकी सेक 60 में। तो सेक 60 बराबर 2 और टेन 60 बराबर आपका √3, ठीक है। तो बाय ऑप्शन इजीली हो गया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसको देखने की। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिंदु P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC पर स्थित हैं। त्रिभुज B पर समकोण है, AQ बराबर 11 सेंटीमीटर, PC बराबर 8, AC बराबर 13। तो PQ की आपसे वैल्यू पूछ ली है, तो बना लेंगे। तो हम बना लेते हैं ट्राइंगल, ये आपका कोई ट्राइंगल है ऐसे, ठीक है, ABC, जिसमें कह रहा है AB एंगल B पर आपका 90 डिग्री है, और P और Q क्रमशः AB और BC पर आपके 2 पॉइंट बता दिए। तो ये P है, ये आपका Q है, ठीक है। और इस तरह है कि आपको PC की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो ये दे रखी है, और AC की वैल्यू दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर, और AQ की वैल्यू दे रखी है, सॉरी PQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और AQ की वैल्यू दे रखी है 11, ठीक है। और ये 8 दे रखी है PC। तो हम जानते हैं यहाँ से एक फॉर्मूला, क्या, तो आपका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद रख लो, PQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो PQ स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर आपका होता है PC स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर के, ठीक है। कैसे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का एडिशन इन दोनों बीच वालों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम इजीली। तो आपको PQ स्क्वायर दे रखा है कितना, फाइंड आउट करना है, प्लस AC स्क्वायर दे रखा है, तो AC आपको दे रखा है 13 का स्क्वायर 169, और PC स्क्वायर, तो PC आपको दे रखा 8 तो 64, प्लस और ये कितना देखा है 11, 11 का 121 हो गया। तो इनको घटा लेंगे, तो यहाँ से PQ स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 121 प्लस 64 करोगे तो 100, या फिर 169 माइनस 64 कर लो पहले। तो 169 माइनस 64 करोगे तो 169 माइनस 64 करोगे तो कितना बच गया आपके पास 105, और 105 121 में से 105 घटाओगे तो ये बच गया आपका 16। तो PQ कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से 4, तो यही आपसे पूछा है 4, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ से x प्लस 1/x निकाल लेंगे, x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, और अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो 9 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 79। ईजी है, ये तो कई बार कर चुके हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना है, देख लेते हैं। तो मान लिया पहले वस्तु की CP कितनी है 100, ठीक है, और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, और वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 120 पर बेच रहा है। और तो अब इसका SP है, तो दूसरी वस्तु का CP इसके बराबर है, यानी 120 है, और इस पर कितने परसेंट की हानि दे रहा है 10% की हानि, यानी -12। यहाँ पे कितने का था +20, 20 का प्रॉफिट था, -12 का लॉस है, तो यानी 8 का ओवरऑल प्रॉफिट है।
तो ओवर और प्रॉफिट है तो हानि वाले तो आंसर दोनों हटा लो। तो कितने पर है 100/120, 100 + 120 यानी टोटल CP 220 पर। तो 220 का कितना % हो गया ये 3 और 4 के बीच में चाहिए। ये एक आंसर 3 से ही 7/11, एक है 11 से ही 4 से ही 7/। तो हम डायरेक्ट 4% निकाल लें। अगर 4% से कम आता है तो 3 आंसर और ज़्यादा आता है तो 4 आंसर। तो इसका 4% निकालोगे तो इजीली निकल जाएगा। 222 का 4% कितना हो जाएगा 88 यानी 8.8। तो 8.8 से कम है, इसका मतलब आंसर भी कम वाला होगा। तो आपका आंसर क्या होगा 3 से ही 7/11। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक दीवार का आयतन 512 मीटर क्यूब है, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 10 गुना है और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुना है। तो 100 मीटर स्क्वायर की दर से दीवार की एक तरफ पेंट करने की लागत आपसे पूछ ली है। तो देख लेते हैं। तो आयतन 512 है, ये किसकी क्यूब है 8 की क्यूब है। और मतलब आंसर आपका 8 का मल्टीपल आना चाहिए, क्योंकि सभी जगह 8 8 है। ये भी 8 की क्यूब है और ये तो 100 है, ये 10 है और ये 8 गुना है और ये भी 8 की क्यूब है। तो आंसर 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 50 है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 3 जीरो हो लास्ट में, 3 जीरो होते तो हो जाता। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 2 ही जीरो लास्ट में, ये भी नहीं होगा। और 800 तो डिवाइजेबल है, तो यही आपका आंसर होगा। हमने मल्टीप्लिकेशन से इजीली चेक कर लिया, बाकी इसको देखेंगे तो सॉल्व करके भी देख लेते हैं। इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई से 10 गुना है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 10 और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, मतलब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1। और इसकी जो लंबाई है वह इसकी हाइट की 8 गुना है, तो मतलब 80 हो जाएगी। ठीक है, और इनका आयतन कितना दे रखा आपको 512, मतलब x मान ले तो गुणा 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 x³ कितनी लिखी आपको 512, तो 51.12। ठीक है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया आपका 512 बट्टे में 8000 की पावर 1/3। हम देख ही चुके हैं ये 8 की क्यूब है, तो ये 8 बट्टे और ये 2 की क्यूब बनी गया 20 की क्यूब। तो यानी आपका x कितना आ जाएगा 4/10। तो x आ गया आपका 4/10। अब आपसे पूछा है इसने इस रेट से पेंट करने की लागत, तो पेंट करने की लागत क्या हो जाएगी 80 × 10। दीवार का क्षेत्रफल तो यही होगा ना, तो 10 × 80। ठीक है, और इसमें भी x आएगा, इसमें भी x आएगा, यानी 2 बार x² होगा। तो गुणा 4 का स्क्वायर इसका स्क्वायर 16/100 और लागत क्या है आपका 100, तो गुणा 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, तो इसको गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 16 चौक 64, 1 × 128 00। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से भी देख लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं। 5, 35, 39 और 65 से विभाज्य 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योगफल आपसे पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिजिट सम देखें तो 3 से गुणा है, दिख रहा है हमें 3 से गुणा है, तो अंकों का योगफल भी 3 से गुणा होना चाहिए। तो ये है, ये भी है, ये नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता और ये भी हो सकता है। तो मतलब एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया, बाकी तीनों का देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लें, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 65 गुणा 3 गुणा ये तो 65 हो गया, 13 3 40 में 3 आ गया और 5 7 35, 5 भी आ गया हमारा 65 में। तो गुणा कितना होगा 7, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो गुणा कर लें 65 × 21 और 65 × 21 करोगे तो 65 × 2 करोगे तो 130, यानी 1300 + 65 तो 1365। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 1365। तो अब आपसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है जो इससे डिविजिबल हो जाए। तो हम देख लेते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 9 9 9 और 9, यही है आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 1365 से भाग लगा के देख लेते हैं। तो 13 × 78, 13 × 78, 13 7 91, तो 7 टाइम करके देख लें। तो 7 पंजे 35 की 5 के हासिल 3, 6 7 42, 43 44 45 की 5 के हासिल 4, 13 7 91 और 4 95। ठीक है, 9 में से 5 गया 4 4 4, ये हो गया। अगेन 9, तो 13 चौक 52 होता है, 13 3 39 होता है, तो 3 बार गुणा करके देख लें। तो 3 बार करेंगे तो 5 या 15 की 5 के हासिल 1 और 6 12 6 18 की 9 के हासिल 1, 3 3 9 1 10 की 0 के हासिल 1 और 4। तो कितना आ गया आपके पास 9 में से 5 गया तो 4 और ये 5 और ये 3, यानी 354 इतना एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी इसमें से 354 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो आ जाएगी। पर हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, संख्या के अंकों का योग चाहिए।
तो इसको नहीं माइनस करके हम क्या कर लें, डिजिट सम माइनस कर लें। तो इन सब का डिजिट सम तो कितना हो जाएगा 9, और इसका डिजिट सम हमें कितना पता है 5 4 9 और 3 -3, यानी डिजिट सम कितना होना चाहिए आपका 6। तो ऑप्शन में देखना डिजिट सम कितने का 6 है, इसका 3 है तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसका 9 है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसका डिजिट सम 6 है तो यही आंसर था। ठीक है, तो ऐसे छोटी ट्रिक लगा के हम क्वेश्चन और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी त्रिभुज के कोण AP श्रेणी में है, यदि सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है, तो सबसे बड़ा कोण आपसे पूछ लिया। तो हम मान लेते हैं AP में, तो हमने मान लिया एक कोण A है, एक कोण A+D है और एक कोण A-D है, यही मान लें। तो एक कोण कितना मान लिया हमने A-D, तो तीनों का ऐड करोगे तो तीनों कोणों का एडिशन तो कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो एडिशन करेंगे तो 3A, यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60। ठीक है, यही हो गया। तो मिडिल कोण तो हमारे पास 60 आ गया, अब एक 60 से छोटा होगा एक 60 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब इसने कहा है पहले और लास्ट वाले कोण का जो अंतर है वो 50 है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, A से तो ये कट जाएगा, तो 2D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50, तो D कितना हो गया आपका 25, D 25 हो गया ना। अब D अगर आपका 25 हो गया तो A+D कितना हो जाएगा 60 + 25, तो 85। ठीक है, तो आपका 85 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है यदि x/y + y/x बराबर 2 है, x y = 0 है, तो x - y की आपसे वैल्यू पूछ ली है। तो x और y को 0 नहीं रखना है, तो x y को हम एक एक तो रख सकते हैं, तो एक एक रखेंगे तो 2 आ जाएगा, तो x - y कितना आ जाएगा 0। ठीक है, हो गया इजीली वैल्यू पुटिंग से। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह कह रहा है यदि cos 2θ + 54 डिग्री बराबर sin θ, तो 1/cot 5θ + sec 5θ/2 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो इन दोनों के एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री के बराबर होता है, तो ऐड करेंगे तो 3θ + 54 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री के। तो यहाँ से 3θ कितना आ जाएगा, तो 3θ आ जाएगा आपका 36। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 12, तो 12 डिग्री आ गया। वैल्यू रख लें यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा 1/cot 60, 12 × 5 = 60, तो सॉरी कॉट है तो cot 60 डिग्री, और ऐसे ये कितना बन जाएगा प्लस sec 12 × 5 = 60, तो sec 30, तो sec 30 डिग्री यही बनेगा। तो 1/cot 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/√3, और sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। तो ये कितना बन गया आपका 1, तो √3 तो ऊपर चला गया और नीचे कितना बन गया 3, यानी 1/√3। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये तो नहीं है 1/√3, अच्छा √3/3 है, तो इसी फॉर्म में आंसर दे रखा, सॉल्व नहीं कर रखा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा को 1680 रुपये क्रय मूल्य वाले बैग में कितना अंकित मूल्य करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% देने के बाद 25% का लाभ हो जाए। तो अब ये कह रहा है, तो हम जानते हैं यहाँ से CP और MP का रेशियो क्या होता है, तो CP तो कितना हो जाएगा 16 - 100, 100 - 16, और MP कितना हो जाएगा आपका मार्क प्राइस 100 + 25, तो कितना हो गया ये 84, और ये कितना हो गया आपका 125। तो 84 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1680, तो 1680 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये गुणा कितना दिख रहा है आपका 20, तो गुणा 20, तो 125 गुणा 250, तो ये हो गया आपका आंसर 2500, यही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी शिफ्ट खत्म होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।